For more videos, press the subscribe button and also turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। ये हमारे ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 58 है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम सर्विस के बारे में, यानी कि EFS के बारे में। तो EFS होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सब कुछ मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा और फिर हम EFS को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यानी कि आज के सेशन में आपको पहले मैं EFS का थ्योरेटिकल ओवरव्यू दूंगा और फिर इसका मैं प्रैक्टिकल कंडक्ट करूंगा। हालांकि EFS के बारे में हम स्टार्टिंग के सेशन में ही बात कर चुके हैं जब हमने EFS और S3 और बाकी स्टोरेज सर्विसेज का कंपैरिजन किया था, लेकिन क्योंकि उस सेशन को डिलीवर किए हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले आपको वो जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो एक तरीके से रिवाइज़ कराया जाए, आपको बताया जाए कि EFS है क्या, काम कैसे करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा और अगर कहीं कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स भी मिलते रहें और आप अपने क्वेश्चंस भी यहाँ चैट में डाल सकें। सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ जो है वो प्रॉपरली सुनाई दे पा रही है या फिर नहीं। ऑडियो इज़ ओके। थैंक यू अनिकेत भाई, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं यहाँ से आपको सीधे लेकर चलता हूँ मेरे PPT के अंदर। तो EFS या फिर इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है ये एक अमेज़ॉन की सर्वरलेस सर्विस है जो आपको फुल्ली इलास्टिक फाइल स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसकी मदद से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा मशीनों के बीच में बिना उस स्टोरेज को प्रोविज़न किए हुए, उसको मैनेज किए हुए और उसकी परफॉर्मेंस की चिंता किए हुए। यानी कि अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम एक सर्वरलेस फुल्ली इलास्टिक फाइल स्टोरेज सर्विस होती है जिसकी मदद से आप डेटा को शेयर कर सकते हैं बिना उस स्टोरेज को प्रोविज़न और मैनेज किए हुए, बिना उसकी कैपेसिटी को मैनेज किए हुए। ये एक एनक्रिप्टेड, स्केलेबल और कॉनकरेंट फाइल स्टोरेज होता है जिसको कि आप AWS क्लाउड सर्विसेज और ऑन प्रेमिसेस रिसोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं। EFS आपको एक फाइल सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है और कॉनकरेंटली इस स्टोरेज को आप एक्सेस कर सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ EC2 इंस्टांसेस पर एक साथ। मतलब ये जो स्टोरेज है इसको आप मल्टीपल मशीन्स, इवन थाउजेंड्स ऑफ EC2 इंस्टांसेस पर एक साथ एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। EFS एक फुल्ली मैनेज सर्विस है जिसको AWS खुद से मैनेज करता है और ये आपको एक NFS शेयर के रूप में आपके लिनक्स मशीन्स में यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि EFS को अगर आप अपने लिनक्स इंस्टांस पर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको आप NFS शेयर के रूप में माउंट करके यूज़ कर सकते हैं। EFS आइडल है उन सर्विसेज के लिए जहां आपको सेम डेटा को सेम टाइम पर मल्टीपल मशीन्स या डिवाइसेस में एक्सेस करना होता है। मतलब एक ही डेटा है जिसको आप मल्टीपल मशीन्स पर एक ही टाइम पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उन सर्विसेज और उन एप्लीकेशंस के लिए हम EFS का यूज़ करते हैं। EFS आपके डेटा को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में स्टोर करता है और जो स्केलिंग है वो एप्लीकेशंस को डिस्टर्ब नहीं करती है। EFS को आप लिनक्स EC2 इंस्टांसेस पर NFS शेयर के रूप में आसानी से माउंट करके यूज़ कर सकते हैं अपने EBS वॉल्यूम के साथ साथ। अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है एक रीजनल सर्विस होती है और ये आपके डेटा को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में स्टोर करती है ताकि जो अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर रहे। अब यहाँ EFS की वर्किंग को इस ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक EC2 इंस्टांस है जो कि एक लिनक्स की मशीन है
और ये जो मशीन है इसमें हमें 2 वॉल्यूम्स यहाँ दिख रहे हैं। दोनों ही वॉल्यूम्स जो हैं वो EBS से हमें मिले हैं, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस EC2 इंस्टांस के अंदर। ये जो दोनों वॉल्यूम्स हैं इनमें से एक वॉल्यूम को हम एज अ रूट वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है /dev/SDA1, और एक दूसरा वॉल्यूम है जिसका नाम है एडिशनल वॉल्यूम, और उसको हम यहाँ /dev/SDB के नाम से देख पा रहे हैं। ये जो इंस्टांस है ये मान लिया हमने कि मुंबई के अवेलेबिलिटी जोन A के अंदर है, यानी कि AP-South-1A के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके की एक और लिनक्स की मशीन या EC2 इंस्टांस हमारे पास मौजूद है मुंबई अवेलेबिलिटी जोन 1B के अंदर। अब ये जो सेकंड EC2 इंस्टांस है ये भी लिनक्स का इंस्टांस है, और इसमें भी जो रूट वॉल्यूम और एडिशनल वॉल्यूम्स हैं वो हमें EBS से मिल रहे हैं, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं अपने इस इंस्टांस के अंदर। और ये जो सेकंड वाला EC2 इंस्टांस है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये मान लिया कि हमने मुंबई के अवेलेबिलिटी जोन B के अंदर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसका कोड है AP-South-1B। तो हमारे पास ये 2 इंस्टांसेस हैं, दोनों ही अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर हैं, और दोनों में ही रूट वॉल्यूम और एडिशनल वॉल्यूम्स के लिए EBS स्टोरेज का यूज़ किया गया है। अब मान लिया कि हमें कुछ ऐसा डेटा है जो दोनों मशीनों पर एक साथ एक्सेस करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारे पास एक कॉमन फाइल सिस्टम हो जिनको हम दोनों ही इंस्टांसेस पर माउंट कर दें, ताकि ये जो दोनों मशीन्स हैं उस डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकें। और ऐसे इस तरीके के मान लिया हमारे पास कई सारे केस हैं, या फिर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मशीन्स हैं जिनमें हमें सेम रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक EFS फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, और वो जो EFS फाइल सिस्टम है उसको हम EFS माउंट पॉइंट के रूप में माउंट कर लेंगे अपने इन दोनों ही EC2 इंस्टांसेस पर, और ये NFS शेयर के रूप में हमें वहाँ दिखेगा, तो हम इसको NFS शेयर के रूप में माउंट कर सकते हैं। तो जब हम इसको माउंट कर लेंगे दोनों ही मशीनों पर, या अगर 2 से ज़्यादा मशीनें हैं उन सारी ही मशीनों पर, तो हम अपना डेटा आसानी से इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं और उसको ज़रूरत पड़ने पर एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते हमने जब ये EFS फाइल सिस्टम क्रिएट किया है हमने वो प्रिविलेजेस वहाँ उसको दिए हों। अगर हम इसको रीड ओनली शेयर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको रीड ओनली मोड में क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम इसको रीड राइट मोड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उनको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं जब हम इस EFS फाइल सिस्टम को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो AWS मुंबई रीजन है उसके अंदर अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर यूज़ होने वाले हमारे जो ये अलग अलग EC2 इंस्टांसेस हैं उनके बीच में हम डेटा को शेयर कर सकते हैं अपने इस इलास्टिक फाइल सिस्टम की मदद से। तो आई होप आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी। इसको बिल्कुल इसी तरीके से हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे आज के इस सेशन में। तो पहले एक हम लिनक्स का इंस्टांस लॉन्च करेंगे, और एक दूसरा इंस्टांस फिर हम लॉन्च करेंगे, और उन दोनों इंस्टांसेस के बीच में हमें डेटा शेयरिंग करनी है। उसके लिए हमें एक इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट करना होगा, और उस इलास्टिक फाइल सिस्टम को हम NFS शेयर के रूप में माउंट करेंगे दोनों ही इंस्टांसेस पर, और फिर हम एक इंस्टांस पर कुछ डेटा को क्रिएट करेंगे उस शेयर के अंदर, और फिर दूसरे इंस्टांस से उसको वेरीफाई करेंगे, और सेम काम हम करेंगे फिर दूसरे इंस्टांस से डेटा को क्रिएट करने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे फर्स्ट इंस्टांस की मदद से, और हम चेक करेंगे कि क्या हम उस डेटा को दोनों लोकेशन से एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए एक बार समराइज़ करते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम को। अमेज़ॉन इलास्टिक फाइल सिस्टम जो है एक रीजनल सर्विस है जो कि डेटा को स्टोर करती है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, जबकि जो EBS था वो एक जोनल सर्विस था। EFS एक सर्वरलेस सर्विस है और इसको AWS कम्प्लीटली खुद से मैनेज करने का काम करता है। EFS जो है ये सिर्फ लिनक्स बेस्ड EC2 इंस्टांसेस के लिए कंपैटिबल है। अगर मैं बात करूं विंडोज़ मशीन्स के लिए तो वहाँ फिर हम FSX सर्विस का यूज़ कर सकते हैं EFS की जगह। EFS नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल वर्जन 4 का यूज़ करता है, उसकी मदद से ही हम इस फाइल सिस्टम को शेयर के रूप में माउंट कर पाते हैं अपने मशीन्स पर, ताकि हम डेटा को उसमें रख सकें, डेटा को एक्सेस कर सकें। EFS जो है अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ हमें कैपेसिटी के प्रोविजनिंग की और प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अनलिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। EFS डजेंट रिक्वायर एनी प्री प्रोविजनिंग, हमें यहाँ किसी प्री प्रोविजनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि EFS जो है ऑटोमेटिकली जो स्टोरेज है
उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर लेता है हमारे डेटा के हिसाब से। EFS कैन बी शेयर्ड बिटवीन एनी नंबर ऑफ EC2 इंस्टांसेस बाय यूजिंग माउंट टारगेट्स। तो हम यहाँ इस शेयर को कई सारे मशीनों पर एक साथ यूज़ कर सकते हैं माउंट टारगेट्स की मदद से। तो चलिए, मैंने आपको EFS की वर्किंग भी समझा दी और इसके फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ राइट हैंड साइड में। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, और अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ मेरे AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर। तो आपको समझ में आया कि EFS है क्या और ये काम कैसे करता है। अब हम यहाँ से इलास्टिक फाइल सिस्टम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं EFS और यहाँ से हम चले जाएंगे EFS सर्विस के अंदर। तो अगर आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह का पता करना है तो यहाँ AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हम EFS फाइल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्रिएट फाइल सिस्टम का ऑप्शन हमें यहाँ दिया गया है, इसका हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हमें एक नाम देना होगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस इलास्टिक फाइल सिस्टम। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट VPC है उसमें ही हम इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का यूज़ करते हुए इलास्टिक फाइल सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से फिर आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इन केस आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप इसमें जो यूज़ होने वाले ऑप्शन हैं उनको डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। तो चलिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा से आपको इसको क्रिएट करके दिखाऊंगा। या हम एक दूसरा फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट फाइल सिस्टम पे हमें जाना है और एक नाम हमें इसको असाइन करना है। इलास्टिक फाइल सिस्टम न्यू के नाम से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ हम इसको इस बार कस्टमाइज़ करेंगे। तो जब हम कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन ये प्रोवाइड करेगा। हम इसको वन जोन की तरह यूज़ करने वाले हैं या रीजनल EFS की तरह यूज़ करने वाले हैं, ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम वन जोन सेलेक्ट करेंगे तो वन जोन जो है प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी आपके डेटा को विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन विद इन अ सिंगल AWS रीजन। तो एक AWS रीजन के सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम वन जोन के साथ जाएंगे, और सभी के बीच में करना चाहते हैं तो हम रीजनल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मैं रीजनल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटोमेटिक बैकअप्स यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हैं, अगर आप इनका यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको इसको बैकअप के साथ ही क्रिएट करना चाहिए। तो जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो यही है कि आपको इसको इनेबल करके रखना है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप फाइल्स को एक्सेस नहीं करते हैं तो कितने दिन के बाद ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे चला जाए, जो मतलब जो फाइल्स हैं वो किस टीयर पे मूव हो जाएं, ये चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो जो फाइल्स का ट्रांजिशन है वो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाले टीयर में अगर आप करना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ से उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी 30 डेज़ हैं, 30 डेज़ के बाद ये ऑटोमेटिकली अगर आप फाइल्स को एक्सेस नहीं करेंगे तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टीयर पे चला जाएगा। 60 दिन करेंगे तो 60 दिन के बाद जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हैं कि कब वो आर्काइव पर जाए, तो फाइल्स का ट्रांजिशन अगर आप आर्काइव बेस्ड टीयर पर करना चाहते हैं तो आप वो नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 90 डेज़ का ऑप्शन देख रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो 90 डेज़ तक अगर आप फाइल्स को एक्सेस नहीं करेंगे तो वो आर्काइव के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, ऑटोमेटिकली वो मूव हो जाएंगी आर्काइव में। और अगर आप वापस फाइल्स को स्टैंडर्ड स्टोरेज पर भेजना चाहते हैं तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। अगर आप फाइल्स का ट्रांजिशन दोबारा से स्टैंडर्ड स्टोरेज पर करना चाहते हैं तो ऑन फर्स्ट एक्सेस या जो ऑप्शन आप चाहते हैं वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ नन कर देंगे तो फिर ये इसको इनेबल नहीं करेगा। जैसे आपने फाइल्स को एक्सेस करना स्टार्ट किया
तो फर्स्ट टाइम जैसी फाइल एक्सेस हो तो वापस चली जाए वो स्टैंडर्ड स्टोरेज पर, तो आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं उसके लिए। अगर डेटा एट रेस्ट एनक्रिप्शन आप इनेबल करना चाहते हैं तो ये जो चेकबॉक्स है इसको आप टिक करके रख सकते हैं। एनक्रिप्शन सेटिंग्स को अगर आप कस्टमाइज़ करके कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से KMS की वगैरह डिफाइन करके उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस सेटिंग में आप थ्रूपुट मोड कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, एनहांस्ड वाला या बस्टिंग वाला। तो एनहांस वाला अगर आप यूज़ करते हैं उसमें इलास्टिक वाला ऑप्शन रिकमेंडेड है। अगर आप बस्टिंग वाले के साथ जाएंगे तो वो जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ से हट जाएंगी। तो मैं एनहांस वाले का ही यूज़ करूँगा। और इस मोड में जो वर्कलोड है इनको प्रीफर किया जाता है अनप्रिडिक्टेबल इनपुट आउटपुट के लिए, यानी कि AWS ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेगा कि किस तरीके का थ्रूपुट उसका होना चाहिए। अगर आप प्रोविजनड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो यहाँ से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोविज़न थ्रूपुट आप कितने MIB पर सेकेंड रखना चाहते हैं। तो यहाँ हम ऑटोमेटिक वाला जो है रिकमेंडेड वाला उसी का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ जो परफॉर्मेंस मोड है वो जनरल पर्पज़ वाला ही हम रहने देते हैं। टैग्स अगर आप यहाँ असाइन करना चाहते हैं तो टैग्स आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये नेटवर्क वाली सेटिंग्स पर हमें लेके आ जाएगा। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट VPC है उसी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं और इसमें मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ रीजनल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। अब किस किस अवेलेबिलिटी जोन को आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं तीनों को ही कर रहा हूँ। अगर आप 2 को करना चाहते हैं तो किसी एक को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो 1A, 1B और 1C तीनों ही यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद पॉलिसी ऑप्शंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि आप किस तरीके से इस फाइल सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं। अगर आप रूट एक्सेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप ये वाला चेकबॉक्स टिक कर लेंगे और इसी के हिसाब से जो JSON पॉलिसी है वो यहाँ हमें क्रिएट करके दे देगा। अगर हम एनफोर्स करना चाहते हैं रीड ओनली एक्सेस को बाय डिफ़ॉल्ट तो हम ये जो सेकंड वाला चेकबॉक्स है इसको भी टिक कर लेंगे। तो फिर जो ये फाइल सिस्टम है रीड ओनली मोड में काम करेगा। अगर हम एनोनिमस एक्सेस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो तीसरे वाला जो चेकबॉक्स है ये हम टिक कर सकते हैं। और अगर हम एनफोर्स करना चाहते हैं इन ट्रांजिट एनक्रिप्शन को सभी क्लाइंट्स के लिए तो ये चौथे वाला जो चेकबॉक्स है इसको भी हम टिक कर लेंगे। तो अब आप यहाँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ फुल रीड राइट एक्सेस के साथ इसका यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर आप एडिशनल परमिशंस कुछ असाइन करना चाहते हैं तो आप IAM का यूज़ करके वो परमिशंस यहाँ असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमें एक बार रिव्यू करने के लिए बोलेगा। सारी ही सेटिंग्स को रिव्यू करने के बाद आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नेहरा क्लासेस EFS न्यू के नाम से हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है। और यहाँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है DNS नेम, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसमें देखिए मीटर्ड साइज, मॉनिटरिंग, टैग्स, फाइल सिस्टम पॉलिसी, एक्सेस पॉइंट उसी तरीके से है जैसे मैंने S3 में आपको दिखाया था। नेटवर्क, रेप्लिकेशन, ये सारी ऑप्शंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इनका आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमें हालांकि अटैच करने का ऑप्शन डायरेक्टली दिया गया है तो यहाँ से हम अटैच कर लेंगे अपनी क्लाइंट मशीन के साथ अगर करना चाहते हैं। लेकिन अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा। तो अब हमें ज़रूरत है 2 मशीनों की जिनको हम क्रिएट करेंगे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर। तो यहाँ से हम जाएंगे EC2 सर्विस में। तो EC2 सर्विस को मैं एक और एडिशनल टैब में यहाँ ओपन करूँगा और यहाँ से हम लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करके इंस्टांस लॉन्च करेंगे। तो इस इंस्टांस को मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस सर्वर 1। रेड हैट की इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। T2 माइक्रो इंस्टांस का हम यूज़ करने वाले हैं। की पेयर हम यहाँ से एक नया क्रिएट कर लेते हैं RHL के नाम से। नेटवर्क सेटिंग्स में जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है उसी का हम यूज़ करने वाले हैं।
जो डिफ़ॉल्ट वाला है हमारे VPC का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रूट वॉल्यूम है वो मैं यहाँ देखिए पहले से ही देखने को मिल रहा है, जो EBS से आ रहा होगा। और यहाँ से हम अगर एडिशनल वॉल्यूम्स को अटैच करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ EFS फाइल सिस्टम को डायरेक्टली अटैच करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन हमें दिया गया है, लेकिन हम यहाँ इसको अटैच नहीं करेंगे, हम ये काम मैनुअली करेंगे। तो इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ और लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करके मैं एक इंस्टांस लॉन्च कर लेता हूँ। इसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, एक और इंस्टांस में यहाँ क्रिएट करूँगा, एक और इंस्टांस में लॉन्च करूँगा। एक बार मैं ये वेरीफाई कर लेता हूँ कि ये जो इंस्टांस मैंने लॉन्च किया है ये कौन से वाले अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं किया था जब मैं इसको लॉन्च कर रहा था। देखिए 1A के अंदर मैंने इसको क्रिएट किया है। अब दूसरे वाले को मैं मेक श्योर करूँगा कि 1B के अंदर मैं उसको लॉन्च करूँ। तो वापस चले जाते हैं इंस्टांसेस पर, लॉन्च इंस्टांस पर क्लिक करते हैं। एक और नया इंस्टांस हम यहाँ लॉन्च करने वाले हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस सर्वर 2। RHL की इमेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। T2 माइक्रो इंस्टांस का हम यूज़ कर रहे हैं। की पेयर जो हमने अभी जनरेट किया था RHL के नाम से, उसको हम अटैच कर लेंगे। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप का हम यूज़ कर लेंगे। नेटवर्क सेटिंग में हम 1B इस बार सेलेक्ट कर लेते हैं और जो बाकी चीज़ें हैं जो हमें डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की गई हैं उन्हीं का हम यूज़ करते हुए इंस्टांस को लॉन्च कर देंगे। तो हमने यहाँ दोनों इंस्टांसेस लॉन्च कर लिए हैं, आपको दोनों इंस्टांसेस यहाँ दिख रहे होंगे। और इन इंस्टांसेस में अब हम लॉगिन करेंगे, या तो हम पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो मेरी तरह मोबाइल एक्सटर्म का इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम सर्वर 1 के अंदर लॉगिन करने वाले हैं। सर्वर 1 का IP एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एक नया सेशन ओपन करूँगा, EC2-user। मैं यहाँ यूज़र नेम में स्पेसिफाई कर दूँगा और जो की फाइल थी उसको मैं अटैच कर दूँगा। देखिए मैंने लॉगिन कर लिया है अपने सर्वर 1 वाले EC2 इंस्टांस के अंदर और यहाँ से मैं चला जाता हूँ रूट यूज़र के अकाउंट में। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम वापस आ जाएंगे और जो सर्वर 2 है उसमें हम लॉगिन करेंगे। तो सर्वर 2 का IP एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक नया सेशन ओपन करता हूँ, SSH पे जाऊँगा, यहाँ से यूज़र नेम को स्पेसिफाई करूँगा EC2-user, एडवांस SSH सेटिंग, यूज़ प्राइवेट की, और यहाँ जो RHL.pem वाली फ़ाइल है उसको मैं यहाँ से अटैच कर दूँगा और इस मशीन में भी लॉगिन कर लूँगा। इस मशीन में भी हम यहाँ से रूट यूज़र के अकाउंट में जंप कर जाएंगे। तो दोनों ही मशीन्स में मैंने लॉगिन कर लिया है, सर्वर 1 में भी और सर्वर 2 में भी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने EFS वाले सर्विस में। देखिए अब यहाँ एक चीज़ आपको दिख रही होगी, DNS नेम। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ करते हुए हम इसको माउंट कर पाएंगे। तो ये DNS नेम जो है इसका हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए वाला पेज मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। अब हमें यहाँ स्टेप्स जो फॉलो करने हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। हमें NFS यूटिल्स के पैकेजेस को अपनी दोनों ही मशीनों में इंस्टॉल करना होगा। तो एक एक करके दोनों मशीनों पर ये काम हम करने वाले हैं। तो पहले जो हमारी सर्वर 1 वाली मशीन है उसमें हम चले गए हैं और यहाँ हम कमांड चलाते हैं DNF install -y
NFS-utils। तो NFS-utils क्या है बेसिकली? NFS की कुछ यूटिलिटीज़ हैं, कुछ एडिशनल पैकेजेस हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी मशीन को ताकि NFS शेयर्स को मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए NFS-utils के पैकेजेस को हम अपनी मशीन में इंस्टॉल कर रहे हैं। एक बार जब पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे फिर उसके बाद हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे रूट डायरेक्टरी के ऊपर, और इसको मैं नाम दूंगा EFS का, ताकि हमें समझ में आए कि ये EFS का फाइल सिस्टम एक्सेस करने के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने EFS नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है NFS-utils के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद। अब हमें इस NFS शेयर को माउंट करना होगा, यानी कि इस इलास्टिक फाइल सिस्टम को NFS शेयर के रूप में माउंट करना होगा। लेकिन उससे पहले हम जो एग्जिस्टिंग माउंटेड फाइल सिस्टम्स हैं उनको देख लेते हैं df-h कमांड चला के। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि लिनक्स आपको आना ज़रूरी है इससे पहले कि आप AWS सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ लिनक्स के कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारे वो माउंटेड फाइल सिस्टम्स हैं जो भी करंटली माउंटेड हैं। इसमें EFS हमें नहीं दिख रहा है तो हमें उसको मैनुअली माउंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ माउंट कमांड चलाएंगे, mount-t का मतलब है टाइप, NFS4 हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि NFS4 का यहाँ यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमें ये जो DNS नेम है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, कॉलन लगा के स्लैश लगाना है, और उसके बाद कहाँ हम इसको माउंट करने वाले हैं उस डायरेक्टरी का नाम यहाँ मेंशन करेंगे जो है /EFS। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये जो EFS फाइल सिस्टम हमने क्रिएट किया था ये माउंट हो जाएगा हमारे इस /EFS डायरेक्टरी के ऊपर, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं df-h कमांड चला करके। देखिए अब ये जो EFS फाइल सिस्टम है इसको हमने NFS शेयर के रूप में माउंट कर लिया है अपने EFS डायरेक्टरी पर। अब हम यहाँ से अगर EFS डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ हम अगर कोई भी फाइल वगैरह क्रिएट करेंगे वो फाइल जाके अल्टीमेटली स्टोर हो रही होगी इलास्टिक फाइल सिस्टम पर। तो हम यहाँ कुछ डेटा क्रिएट कर लेते हैं, कुछ फाइलें हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं अपनी इस मशीन के अंदर। तो मैंने एक साथ यहाँ 20 फाइलें क्रिएट कर ली हैं 1-2 के नाम से 1 to 20 तक की। कुछ डायरेक्टरीज़ हम यहाँ क्रिएट करने वाले हैं AABBCCDD। इसके बाद एक फ़ाइल में हम यहाँ कैलेंडर डाल देते हैं, cal.txt नाम की फ़ाइल हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, और मैं फ़ाइल आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। इस फाइल में हमने कैलेंडर डाल दिया है, और एक फ़ाइल में हम लिख देते हैं नेहरा क्लासेस आर ऑसम, और इस फाइल को हम नाम देंगे नेहरा classes.txt, और इस फाइल को मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखिए तो यहाँ हमने कुछ डेटा क्रिएट किया है, कुछ फाइलें हैं, कुछ डायरेक्टरीज़ हैं जो हमने यहाँ क्रिएट की हैं। अब हम इस सेम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं अपने दूसरे मशीन पर, यानी कि सर्वर 2 पर। तो यहाँ से हम चले जाएंगे सर्वर 2 पर। ये हमारी सर्वर 2 वाली मशीन है। मैं आपको होस्ट नेम कमांड चला करके दिखा देता हूँ। देखिए ये सर्वर 2 वाली मशीन है हमारी। इस मशीन में हमें इस EFS फाइल सिस्टम को NFS शेयर के रूप में माउंट करना है। तो हमें यहाँ दोबारा से NFS-utils के पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि हमने सर्वर 1 पे किया था। तो dnf install -y NFS-utils ये कमांड हम चला देंगे। इस कमांड को चलाने से होगा क्या कि NFS-utils के पैकेजेस इस सर्वर 2 वाली मशीन में भी इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि इन पैकेजेस के बिना फिर NFS शेयर्स को मैनेज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और आपको RHCSA की नॉलेज का होना ज़रूरी है, साथ साथ आपको अगर सर्वर लेवल की नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको इनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं आता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस AWS सीरीज़ को सीखने से पहले आप RHCSA सीखिए, हमारे RHCSA हिंदी प्लेलिस्ट से, और सर्वर ट्रेनिंग वाली प्लेलिस्ट भी अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ ये आपके लिए रहेगी। उसके बाद आप आइडियली AWS सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ NFS-utils के पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ इस मशीन में भी हम एक और डायरेक्टरी बना लेंगे जैसे हमने सर्वर 1 पे डायरेक्टरी बनाई थी EFS के नाम से। तो हमने डायरेक्टरी बना ली है, और यहाँ हम अब ये जो हमारा इलास्टिक फाइल सिस्टम वाला स्टोरेज है इसको NFS शेयर के रूप में माउंट करने वाले हैं। तो mount-t NFS4 ये हम यहाँ लिख देंगे, जो
DNS नेम है वो हम मेंशन करेंगे, :/ और उसके बाद कहाँ हम इसको माउंट करने वाले हैं, यानी कि /EFS ये हम लिख देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये माउंट हो जाएगा और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं df-h कमांड चलाकर। देखिए ये जो शेयर है ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है और ये माउंटेड है /EFS डायरेक्टरी पर। यहाँ से अब हम मूव हो जाएंगे EFS डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ अगर हम लिस्ट करके देखेंगे कंटेंट्स को तो हमें यहाँ देखिए वो सारी फाइलें देखने को मिलेंगी जिनको हमने क्रिएट किया था हमारी सर्वर 1 वाली मशीन से। यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो cal.txt वाली फाइल है क्या उसमें कैलेंडर है कि नहीं। बिल्कुल कैलेंडर हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से एक नेहरा classes.txt नाम की फ़ाइल हमने बनाई थी, उसमें हमने लिखा था नेहरा क्लासेस और ऑसम, तो ये फाइल भी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। तो यानी कि ये वही शेयर है, वही फाइल्स हैं जो हमने क्रिएट की थी उस NFS शेयर पर सर्वर 1 वाली मशीन से। अब हम यहाँ से कुछ और डेटा क्रिएट कर लेते हैं इस शेयर के अंदर। तो मैं यहाँ एक test.dir नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ और एक फ़ाइल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ मैं न्यू फाइल के नाम से, एक एम्प्टी फाइल, और एक फ़ाइल में मैं lsbl की कमांड का आउटपुट डाल देता हूँ। अब ये डेटा हमने क्रिएट किया है सर्वर 2 वाली मशीन से। अब हम सर्वर 1 वाली मशीन पर जाते हैं और वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये डेटा हमें वहाँ देखने को मिल रहा है या नहीं। देखिए जैसे ही मैंने ls कमांड चलाई, lsbl के .txt वाली फाइल हमें दिख गई, न्यू फाइल वाली फाइल हमें दिख गई और test.dir वाली डायरेक्टरी भी हमें यहाँ दिखने लगी। तो lsbl के .txt वाली फाइल को ओपन करके वेरीफाई करते हैं कि क्या इसमें आउटपुट है lsbl के का या फिर नहीं। देखिए lsbl के का आउटपुट हमें इसमें देखने को मिल रहा है और ये सेम आउटपुट हम यहाँ दूसरी मशीन पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आसानी से हम डेटा को मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस पर सेम टाइम पर एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलास्टिक फाइल सिस्टम, और ये काम हम हज़ारों मशीनों पर एक साथ कर सकते हैं। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि NFS शेयर यानी कि NFS प्रोटोकॉल का यहाँ यूज़ किया गया है और NFS 4 हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं जो सपोर्ट करता है मल्टीपल मशीन्स पर डेटा को एक्सेस करना। तो इस तरीके से EFS काम करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम वापस आ जाते हैं और यहाँ ये जो इंस्टांसेस हमने लॉन्च किए हैं इनको हम पावर ऑफ कर देंगे। चलिए इनको मैं यहीं से कमांड लाइन से ही पावर ऑफ कर देता हूँ। init0 वापस आ जाते हैं EC2 सर्विस के अंदर। ये दोनों इंस्टांसेस अब यहाँ देखिए स्टॉप होने लग रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये इंस्टांसेस यहाँ स्टॉप हो चुके होंगे और फिर हम इनको आसानी से यहाँ से टर्मिनेट कर सकते हैं अगर हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो। टर्मिनेट हो गए। इसके बाद अगर हम इस फाइल सिस्टम का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए इसकी जो आईडी है वो हमें यहाँ मेंशन करनी होती है। तो कुछ इस तरीके से EFS काम करता है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को मल्टीपल EC2 इंस्टांसेस पर सेम टाइम पर एक्सेस करने के लिए। और ये एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर भी आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको EFS का ये जो हमारा आज का ट्यूटोरियल है इससे सब कुछ जो मैंने आपको बताया है वो समझ में आया होगा और जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाई हैं ये भी आपको समझ में आई होंगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट एक बार आप इसको खुद से परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा। अब मैं आ जाता हूँ मेन स्क्रीन पर आपके कमेंट्स लेने के लिए। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि मैं आपके जो मैसेजेस हैं उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकूँ। स्टार्टिंग में स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरी PPT आप स्टार्टिंग में नहीं देख पाए, हालांकि मैंने चीज़ों को रिपीट कर दिया था बाद में। चलिए, वंशी कृष्णा जी ने एक्सटेंडेड लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन की है तो वेलकम टू नेहरा क्लासेस फैमिली। सौरभ जी ने स्टैंडर्ड लेवल की मेंबरशिप ज्वाइन की है तो वेलकम टू नेहरा क्लासेस फैमिली। हैंगआउट बड़ी जी हाय, ग्रेट अग्रेज जी गुड इवनिंग। अनिल प्रजापति जी हेलो डियर टीचर, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से टॉपिक क्लियर होने चाहिए? आई मीन हाईलाइट टॉपिक जो रिज्यूम में होना ही चाहिए। देखिए RHCSA को टोटल 9 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और अगर आपने हमारी RHCSA प्लेलिस्ट फॉलो कर रखी है तो आपको इनका आसानी से पता होगा।
अगर नहीं है तो आप हमारी RHCS से प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ, परमिशन मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग LVM, लिनक्स सिक्योरिटी जिसमें आपका SE लिनक्स और फायरवॉल आता है, कंटेनर्स और सेल स्क्रिप्टिंग, ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पैकेज मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। पैकेज मैनेजमेंट के अलावा आपको लॉग मैनेजमेंट, और आना तो आपको सब कुछ ही चाहिए जो हमारी RHCS से प्लेलिस्ट के अंदर हमने डाला हुआ है। लेकिन जो टॉपिक्स अभी मैंने आपको बताए ये टॉपिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके टिप्स पे होने चाहिए और इन्हीं को आपको मेंशन करके रखना है, या फिर जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है उनको आप हाईलाइट करके अपने CV में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अनिकेत चौधरी जी कह रहे हैं ऑडियो इज़ ओके, थैंक यू सो मच। सैयद अली जी थैंक यू सो मच। हैंग आउट बड़ी है यस बोल रहे हैं, थैंक यू। वैभव पाटिल जी कह रहे हैं यस ऑडियो इज़ ओके, थैंक यू। थैंक यू रवि जी, थैंक यू कपिल भाई। दत्तात्रेय आर नाइक जी गुड इवनिंग, ये भी हमारे चैनल के मेंबर हैं। लोकेश जी फुल डेवऑप्स इंजीनियर का एक कोर्स बनाइए। भैया ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। डेवऑप्स जो है बहुत ही डायनामिक टेक्नोलॉजी है जिसमें नए नए कोर्सेज लगातार आ रहे होते हैं और पुरानी चीज़ें हट रही होती हैं। हम उस प्रोसेस में हैं जिसमें हम आपको डेवऑप्स के ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स कवर करके देंगे। ऑलरेडी हमने जो इनिशिएटिव था वो ले लिया था और हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। RHCS से हम कंप्लीट कर चुके हैं, सर्वर ट्रेनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, एनसिबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। AWS जो है वो ऑनगोइंग है, तो AWS के बाद हम डॉकर और कुबरनेटीज़ लेके आएंगे। एक एक करके सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और एक दिन में ऐसा कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो आपको भी पेशेंस दिखाना होगा सीखने के लिए भी, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें आप भी नहीं सीख सकते। अगर मैंने मान लिया कोर्स डाल भी दिया 200 या 300 घंटे का, आप उसे नहीं एक दिन में फॉलो कर पाएंगे। एक एक करके चलिए, धीरे धीरे चलिए और चीज़ों को जो है कॉन्सेप्ट से पकड़ के चलिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने करियर में ग्रो होने में। जयप्रकाश जी गुड इवनिंग। नाजिया असलम जी गुड इवनिंग। ओंकार शुक्ला जी कह रहे हैं सर VPN का सेशन कब तक आएगा? VPN नहीं, आई थिंक आप VPC की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम कवर करेंगे, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। पुलकित पाल जी हेलो, कैसे हैं आप? कन्हैया राजभर जी गुड इवनिंग। राम शर्मा जी कह रहे हैं ऑसम सर, यू मेड एवरी टॉपिक सो मच ईजी टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच राम भाई। AWS DevOps कवर करोगे आप? कोड कमिट, कोड डिप्लॉय एक्सेट्रा। फ़िलहाल तो हम अपने इस प्लेलिस्ट में वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल के सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले टाइम में जब ज़रूरत होगी तो जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको भी हम कवर करेंगे, उसके लिए अलग से एक पूरा प्रोग्राम हम कंडक्ट करेंगे। तो अभी मेरी कोशिश ये है कि जितनी चीज़ें मुझे अच्छे से आती हैं उनको मैं डिलीवर कर दूं, साथ साथ मेरी बात चल रही है कोड बडी से भी, वो भी हमें कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे इस इनिशिएटिव में। तो आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारे कई कोर्सेज़ यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, सबके कमेंट्स मैंने ले लिए हैं। सेशन को बंद करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। अगर आप RHCS से सीखना चाहते हैं तो आप हमारी RHCS से हिंदी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और उसका चार्ज है 599 रुपीज़ पर मंथ। उसके लिए आपको हमारे चैनल की स्टैंडर्ड लेवल मेंबरशिप ज्वाइन करनी होती है और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको वीडियोज़ और स्टडी मटेरियल का एक्सेस दिया जाता है। और अगर आप एक से ज़्यादा महीने के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे लर्निंग पोर्टल पर जा सकते हैं www.nehraclasses.com। वहाँ कोर्सेज़ वाले सेक्शन में जाके एक से ज़्यादा महीने के लिए अगर आप एक साथ और भी कम प्राइसेस पर और डिस्काउंट कूपन का यूज़ करते हुए किसी भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल कोर्सेज़ को एक साथ एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की एक्सटेंडेड लेवल मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ आपको RHCS से AWS और सर्वर ट्रेनिंग के कोर्सेज़ देखने को मिलते हैं। अगर आप एडवांस लेवल मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो हमारे चैनल पर जितने भी कोर्सेज़ हैं सारे एक साथ अनलॉक हो जाते हैं। तो एक महीने के लिए अगर आप सारे कोर्सेज़ को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप एडवांस लेवल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप चाहें तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ जो चैट में जो पिंड URL आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप इंडिविजुअली कोर्सेज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो आप nehraclasses.com या हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से कोर्सेज़ ले सकते हैं। हमजा शौकत जी का कमेंट आया, आप क्लाउड फॉर्मेशन कब लेके आएंगे? अभी देखिए एग्जैक्टली मैं डेट नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि एक सेशन में कितने टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में अभी तो हम स्टोरेज सर्विसेज कवर कर रहे हैं,
उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन के सेशंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेंगी, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं, चिंता मत करिए। VPC भी बचा हुआ है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी AWS में बचे हुए हैं। तो ये ट्रेनिंग अभी चलेगी, ऐसा नहीं है कि ये आज ही ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है 1-1.5 महीना या 2 महीने का समय यहाँ और लगे इस ट्रेनिंग के अंदर। लेकिन क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए ट्रेनिंग डिले हो गई, आप लोगों का भी इंटरेस्ट कम हो गया, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे मुझे मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे भी फिर लगेगा कि हाँ मुझे सेशन डिलीवर करना ही है। जब ये जो नंबर है कम दिखता है तो मेरी भी फिर कई बार हिम्मत टूट जाती है और मुझे लगता है कि नहीं चलो आज मैं रेस्ट कर लूँ, कल डिलीवर कर लूँगा। उस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। लैम्डा भी कवर किया जाएगा, डोंट वरी हमजा शौकत जी, सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको मिलूँगा बुधवार को 9:30 पर एक और AWS के सेशन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।